Hello everyone, a very warm good afternoon to you all. Importance of documentation. So, what do we expect? The first, what is documentation? Why is documentation important? Clauses between the client, clauses to include in your contract, its pros and cons. Let's begin. So, meaning of documentation. Anilji, kindly do the honors. Yeah, hi everyone. The meaning of documentation. Documentation helps ensure consent and expectations. It's not just a piece of writing. Documentation is a basically written proof of the process, flow of functionalities. Guys, there is various kind of documentation. It's very company to company, person to person, project to project. So it's not possible to cover everything over here, but we will try to cover the what the basic clauses should be there and should be keep in mind, which will help us. Thank you. Why should we keep documents or records? Good record is very important for your business. It helps to do the followings: monitoring progress of your business, preparing the financial statements, and identify source of income, keep track on your profits or loss, and it also helps to grow your company. Thank you. The clauses should include in our contract. it वो हम आज क्लॉजेज अभी डिस्कस करेंगे जो हमें अपनी कंपनी के बिहाफ पे इंक्लूड करना चाहिए, जो कि हमें हमारी कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल होगा और सेफ सिक्योर होगा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जब भी हम एक किसी प्रोजेक्ट को करते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो हमें ये क्लॉजेस अपने डॉक्यूमेंट में जरूर मेंशन करें, जो कि कंपनी के लिए काफी हेल्पफुल होता है। लाइक पीओ फ्रॉम क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग डॉक्यूमेंट। पीओ बेसिकली एक हमारा इनिशियल स्टेज पे बड़ा प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है कि ये प्रोजेक्ट किसको जा रहा है। पीओ हमें ही डिसाइड करता है कि ये प्रोजेक्ट किसको मिल रहा है। इफ यू आर गेटिंग पीओ परचेज ऑर्डर, इट्स परचेज ऑर्डर, या इसको भी हम वर्क ऑर्डर भी कहते हैं। तो अगर हम किसी को भी वर्क ऑर्डर, 4 लोग बिड कर रहे हैं, उसमें किसी को भी वर्क ऑर्डर मिलता है, दैट मीन he is the person, he is the company who is assigning for that doing this project. So before starting any project, definitely please get a PO order from the client. If it is company or corporate, they definitely give you PO. कभी कभी क्या होता है कि जब हम पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं लेकिन सिंगल ओनर है, किसी का रेजिडेंस है, उस कंडीशन में हो सकता है कि हमारे पास पीओ रिलीज ना मिले। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने कंपनी के बिहाफ पे ही एक डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें हमारा एक साइनिंग अथॉरिटी हो जाती है। साइनिंग उसकी भी साइन होती है, क्लाइंट की भी, और अपने भी साइन होती है, जिससे हमें वो और एज एन वर्क ऑर्डर काम करता है। एंड वर्क ऑर्डर बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वर्क ऑर्डर में ही एवरीथिंग एनिबलेटेड होता है कि आपका प्रोजेक्ट कितनी कॉस्ट का है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्विंग है, इसमें क्या क्या आपके पॉइंट्स कवर होंगे, कितनी वर्क ऑफ स्कोप आपका क्या है। तो पीओ इज वेरी प्राइमरी एंड वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट which we should take from the client, or we should generate and get signed from the client. The second is estimated BOQ signed from the client. कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले हमें क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट की वैल्यू कैसे जाननी है। क्लाइंट एक मतलब ब्लैंक होता है कि हमारा अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें क्या खर्चे आने हैं, क्या नहीं आने हैं, वो एक प्री डिसाइड करते हैं हम प्रोजेक्ट की वैल्यू, क्लाइंट के बजट, और उन सब चीजों के बेसिस पे हम एक एस्टिमेटेड BOQ बनाते हैं, जो कि उसकी डिजाइन को सारी चीजें कवर होती है आइटम वाइज। इट्स डिटेल आइटम वाइज BOQ होता है, जिसमें हम एक चीज क्वांटिटी वाइज पूरा डिटेल में लिखते हैं, और उसके हिसाब से उसका इवोल्यूशन वर्कआउट होता है, उसके प्राइसेस निकाले जाते हैं। तो हमें डे 1 में ही बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट हमें उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट पता होती है कि ये प्रोजेक्ट इतने तक जाने वाला है। जनरली क्या होता है, अगर BOQ अच्छे से प्रिपेयर हुआ हो, अच्छे से काम किया गया हो, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10% अप, 10% डाउन, यही होती है प्रोजेक्ट कॉस्ट, उससे ज्यादा वेरी नहीं होती है। तो प्रोजेक्ट अगर BOQ अगर हमें पहले ही डिसाइड मिल जाता है, तो क्लाइंट श्योर हो जाता है कि मेरे को टेंटेटिवली इस बजट का इतना अमाउंट मेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा, या मेरे को अरेंज करना पड़ेगा मेरे प्रोजेक्ट के लिए। तो वो जो प्रोजेक्ट होता है उस पर आप जो BOQ है जो प्रिपेयर करते हैं, उसको भी आप प्रॉपर तरीके से क्लाइंट से साइन करा लीजिए, सो दैट आप सेफर साइड रहे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, कल को क्लाइंट ये ना कहे कि सर मेरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। हम पहले दिन में डिसाइड कर लेते हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट एक्स अमाउंट है, और उसी पे हम काम करते हैं, सो दैट वो हमारा हेल्दी रिलेशन बना रहे और कोई आर्गुमेंट कन्वर्सेशन ना हो इन बिटवीन क्लाइंट एंड अस।
The third point is GFC set signed from the client and concerned consultant. GFC set, what is GFC? GFC is a good for construction drawings. ड्राइंग्स के कई सारे स्टेज होते हैं, लाइक पहले कंसेप्चुअल ड्राइंग होती है, फिर उसमें हम एक प्रोग्राम मतलब एक साइट सर्वे ड्राइंग भी हो सकती है, एक कंसेप्चुअल ड्राइंग होती है, एक टेंडर ड्राइंग बनती है। इन सब चीजों को सब फाइनल करने के बाद लाइक बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसमें सारी चीजें सिंप्लीफाइड होती है। डिजाइन में हमने बहुत कुछ ले लिया, लेकिन टेंडर में जाते जाते अगर वो ओवर बजट हो गया तो फिर उसमें रिड्यूस कर दी जाती है। देन तो फाइनल ड्राइंग प्रिपेयर होती है, वो दैट इज कॉल्ड जीएफसी, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। दैट वो जीएफसी ड्राइंग ही साइड पे एक वर्किंग फाइनल वर्किंग ड्राइंग होती है। तो जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें एज एन कॉन्ट्रैक्टर, तो हमें एक चीज बड़ी ध्यान देनी चाहिए, जीएफसी ड्राइंग्स कंसर्न क्लाइंट और कंसल्टेंट, it may be designer, it may be HVAC consultant, electrical consultant या firefighting consultant, anybody can be। तो सबसे जो भी वो फाइनल ड्राइंग आपको देते हैं उनसे साइन करा लीजिए, सो दैट वो फाइनल ड्राइंग पे बेसिस पे ही काम करो, साइन कॉपी पे ही काम करो। कल को कोई भी चेंजेस कराता है क्लाइंट या कोई, बहुत बारी होता है कंसल्टेंट अपने पॉइंट्स भूल जाता है, तो वो सारे ब्लेम हमारे पे आने शुरू हो जाते हैं कि हमने ये सारी चीजें नहीं करी थी और आपने करी है गलत है। तो जब आप साइन कॉपी लेते हो तो यही जो ही साइन की बात आती है, एवरीवन बिकम वेरी कॉन्शियस कि जो भी चीजें जा रही है वो करेक्ट जाए, और उससे आप सेफर साइड होते हो। आपको एक ही काम को बार बार तोड़ के या बार बार रेक्टिफिकेशन के बिना काम करना होता है। तो डेफिनेटली every time when you start the work, please sign the GFC copy from the client and concerned consultant. The fourth point comes PERT chart. PERT chart basically पूरा ओवरऑल हम जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक अच्छे प्रोजेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा अहम पार्ट होता है प्रोजेक्ट का PERT चार्ट। बेसिकली ये होता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, क्लाइंट आर्किटेक्ट के लिए थोड़ा सा कम जाता है। The PERT chart is basically in the paper which specified the with what the time should be taken by the particular work and which work to be start parallelly to the work or after the work। तो बेसिकली हमारे पास साइट पे बहुत सारे एन नंबर ऑफ काम होते हैं, लाइक सीलिंग, सिविल का हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, फ्लोरिंग हो गया, पेंट का हो गया, सीलिंग का हो गया, लाइटिंग का हो गया, सो मेनी काम। तो ये हम इस पर डिसाइड करते हैं, जो भी हमारे PERT चार्ट बना लेते हैं कि PERT चार्ट से तो हम वो सारी चीजें एक कि हमारे सीधे से ही टाइमलाइन क्या है, ये टाइमलाइन के सर्टेन टाइम में सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं कौन सा काम कितने, हम उसमें मैन पावर और टाइम डेजिग्नेशन उसी हिसाब से करते हैं कि सारी चीजें एक सा भी काम उसके साथ साथ कैसे दूसरा काम स्टार्ट हो सकता है। लाइक अगर सिविल का काम हो रहा है तो साइड बाय साइड जो हमारी नेकेट वॉल है उसमें हम कंड्यूटिंग कर सकते हैं, चीजलिंग कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे काम ओवरलैपिंग के साथ साथ हो जाते हैं। तो ये हमारी प्रोजेक्ट PERT चार्ट होता है जो, और हमारे लिए सबसे बड़ा ये हेल्पफुल करता है PERT चार्ट। अगर हमारे साइड पे काम हो रहा है, वी कैन नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज एवरीथिंग कि कौन सा काम सही ट्रैक पे चल रहा है, कौन सा काम लेट हो रहा है। तो PERT चार्ट हमें वहां पे हेल्प करता है कि कोई भी काम हमें डेट में डिसाइड किया है कि डे 1 में स्टार्ट, मैंने मान लो 25 तारीख से स्टार्ट होना है, तो 25 तारीख को काम स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर मान लो 6 मई को ये काम खत्म होना है, 6 जून को खत्म होना है काम, तो अगर 6 जून को काम नहीं खत्म होता तो यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस कि हमारा काम यहाँ पे डिले है, उसके अकॉर्डिंगली हमें मैन पावर बढ़ाना चाहिए, वर्किंग आवर बढ़ाना चाहिए साइट पे, वो हमें डिसीजन लेने में बड़ी हेल्प करता है। तो PERT चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन अ टाइम, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। The fifth point is comes material procurement date sheet. It's very correlated with the PERT chart. बहुत बारी साइट पे होता है क्या है कि हमें बहुत सारे मटेरियल आउटसोर्स करने होते हैं, लाइक पार्टीशन के ग्लास, कोई डोर है, फायर डोर है, वो सारी चीजें हैं, और हमें कोई मॉड्यूलर फर्नीचर है, कोई इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे एसी के यूनिट्स हैं, ये सारी चीजें बहुत है जो हम साइट पे नहीं करते हैं, हम दूसरे वेंडरों पे, दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनकी एक अलग चीजें होती है। तो उसका भी एक टाइम है कि साइट पे ये चीज कब आनी चाहिए, वो हमें PERT चार्ट के हिसाब से इवेल्युएट करते हैं, और हम उस चीज को उसके हिसाब से ही साइट पे डिलीवर कराते हैं। बहुत बारी होता है कि साइट पे ये कैसे हेल्प करता है हमें, बहुत बारी होता है कि हम जो हमारा सुपरवाइजर है उसके पास n नंबर ऑफ प्रेशर्स होते हैं काम के, वो बहुत सारे काम करते करते कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि मटेरियल को ऑर्डर करना भूल जाता है। लास्ट मोमेंट में हमें पता लगता है कि इस मटेरियल को 4 दिन पहले आना था लेकिन अब तक ऑर्डर भी नहीं होता है, उस कंडीशन में हमारी साइट बहुत डिले होती है। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट डेट शीट एंड PERT चार्ट इज वेरी कोरिलेटेड with each other and very helpful for the completing the project in the time. The sixth point is MOM sharing after every meeting. MOM is the minutes of meeting.
हम बहुत बारी साइट पे जाते हैं, जब कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट की बहुत सारी बातें होती है, तो उसमें बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। मान लो हमारी साइट पे 10 डिस्कशन हो रहे हैं, बट 10 डिस्कशन में कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि 2 पॉइंट हमें इम्प्लीमेंट करने हैं साइट पे। तो वो 10 पॉइंट ना बहुत सारे कंफ्यूजनिंग होते हैं, 10 लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कंसल्टेंट भी होता है, क्लाइंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कोई सप्लायर भी होता है, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। उस डिस्कशन को समराइज करने के लिए कि कंक्लूजन क्या है इस डिस्कशन का, उसके लिए हम एक एमओएम प्रिपेयर करते हैं कि सारे पूरे ओवरऑल डे का डिस्कशन को हम एक समराइज छोटे छोटे पॉइंट्स में बना के एमओएम बना लेते हैं, और वो एक दूसरे के साथ, क्लाइंट के साथ, कंसल्टेंट के साथ और सभी के साथ ये चीजें शेयर कर लेनी चाहिए, जिससे पता लग जाता है कि इस मीटिंग में ये चीजें फाइनलाइज हुई है और ये अल्टरेशन हुए हैं जो कि हमें साइट पे इम्प्लीमेंट करने हैं। एमओएम शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बारी होता है इसका कि जब हम बहुत सारे मीटिंग्स कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं, उसमें किसी के माइंड में होता है कि ये हमारा डिस्कशन फाइनल हुआ है, बट कंक्लूजन में क्या होता है कि कोई और पॉइंट क्लियर होता है, तो उसमें सभी को अवेयरनेस भी हो जाती है। तो किसी को अगर कुछ लगता है कि नहीं ये वाला पॉइंट नहीं ऐसे हुआ था, तो तुरंत क्वेश्चन रेज कर सकता है, सो दैट सभी को पता हो कि व्हाट द एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन विद द प्रीवियस डिस्कशन। दिस इज द एमओएम। The seventh point is snag list. Snag list is the like defected साइट पे जो छोटी मोटी कमियां रह जाती है उसकी लिस्ट। बेसिकली हम इसको हैंड ओवर से पहले करते हैं, और ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। ये हमारी कंपनी और हमारी कैपेबिलिटी को बड़े अच्छे से मॉनिटर करता है। सपोज क्या होता है कि हम बहुत बारी होता है क्लाइंट को कोई चीज हैंड ओवर दे देते हैं, अगर हमने स्नैग लिस्ट चेक नहीं करी है, क्लाइंट उस चीज को जाके चेक कर रहा है, बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, नहीं कि बहुत बड़े भी। सपोज आपके पावर कोई सॉकेट है, उसका कनेक्शन अच्छे से नहीं हुआ, उसमें पावर नहीं आ रहा है, कोई लाइट है जिसका कनेक्शन छूट गया या ढीला हो गया या कुछ मिस हो गया, उसमें लाइट नहीं जल रही है। तो ऐसे बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो काम करते टाइम लेबर हमारी, जो वर्कमैनशिप हमारी होती है, वो कहीं ना कहीं मिस कर जाती है। तो उस चीज को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिफोर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट, बिफोर हैंड ओवरिंग द प्रोजेक्ट, उसकी एक लिस्ट बना दे। ईच एंड एवरी शुड बी क्रॉस चेक विद द क्वालिटी चेकिंग पर्सन, या फिर आपके सुपरवाइजर, या खुद आप साइट पे ही उस चीज को सारी चीजें पॉइंट लिख लो कि ये पॉइंट छोटे छोटे हैं जो रेक्टिफाई करना है। उसके बाद ही साइट को हैंड ओवर दो क्लाइंट को, या फिर कंसर्न पर्सन को, या फिर प्रोजेक्ट टीम को। अदरवाइज क्या होता है, छोटी सी चीज के लिए 4 बार बड़ी छोटी सी चीजें होती है, आप उसके लिए अपनी मैन पावर, पैसा, टाइम दोनों भेजते हो, और साथ आपके क्लाइंट को एक, या फिर आपके कंसर्न टीम को, सामने अपोजिट टीम को एक मैसेज आता है कि यू आर नॉट प्रिसाइजली, यू आर नॉट पंक्चुएटिंग एवरीथिंग, और आपने मॉनिटर नहीं किया है, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। तो बिफोर हैंड ओवरिंग एनीथिंग चाहिए कि जो क्लाइंट, जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर हो या आर्किटेक्ट हो, वो जो हेड है, वो हर एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से चेक करे, उसकी स्नैग लिस्ट बनाए और उससे रेक्टिफिकेशन कराए, देन ओनली हैंड ओवर दे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन स्नैग लिस्ट। ये हमारी प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से डिलीवर करने में मदद करता है। The 8th point is handover letter and receiving from the concerned person or client. हैंडओवर लेटर, हैंडओवर लेटर क्या है, एक पेपर वर्क होता है कि हमने साइट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और आपको ये हैंडओवर दे रहे हैं। हमारी तरफ से सारा काम पेंडिंग जितने भी काम थे वो हमने खत्म कर दिए। कभी कभी होता है कि आप स्नैग लिस्ट है 100% रेक्टिफाई करके हैंडओवर देते हो, या कभी कभी होता है कि 2-4 पॉइंट रह जाते हैं जो टाइम टेकिंग है, किसी और पे किसी कारण बस वो टाइम टेकिंग है, 2-4 दिन बाद होगा, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो भी हम एक स्नैग लिस्ट के साथ हैंडओवर डेट दे सकते हैं, उसमें भी चलता है। तो हैंडओवर डेट बड़ी जरूरत होती है। होता क्या, जनरली हम लोग साइट को अच्छे से नीट क्लीन करके सब कुछ करके निकल जाते हैं, और सेम टाइम हमने बिना हैंडओवर लिए ही, हैंडओवर पेपर साइन कराए ही, किसी को हैंडओवर साइट को चेक कराए हमने दे दिया, और क्लाइंट को हमने की हैंडओवर कर दी। क्लाइंट के एंड पे, क्लाइंट जरूरी नहीं कि सारी चीजें वही करे, उसके पास कोई स्टाफ होता है, उसका कोई भी बंदा होगा XYZ कंपनी का, अगर उसने कभी साइट पे घूमने चला गया, कोई साइट क्यूरियोसिटी बस देखने चला गया, उस कंडीशन में क्या होता है, किसी ने दीवार को गंदा कर दिया, कोई भी ऐसी चीज है जो खराब कर दिया, कुछ चीजें पड़ी है साइट पे आपके, वो उससे गिर के टूट जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, सारी लायबिलिटी हमारी बन जाती है कि आपने साइट को ये चीजें ब्रेक मिली है, ये चीजें टूटी पड़ी है, या फिर ये चीजें खराब कंडीशन में है। उस कंडीशन में हमें बड़ी हेल्पफुल करता है कि सारी चीजें हम चेक करा के उसको हैंड ओवर दें। उसके बाद साइट पे उनका पर्सन या क्लाइंट एंड पे कुछ भी चीजें चेंज होती है, कुछ भी चीजें खराब होती है, तो लाइबल क्लाइंट होता है उसका, अगर जो भी हमें रेक्टिफाई कर जाते हैं तो उसके लिए एडिशनल वो हमें पे करता है। अदरवाइज हमारे पे वो बाउंडेड होती है। कभी कभी होता है कि हम छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं, उसमें कोई वैल्यूएबल चीज ऐसे टूट गई या क्लाइंट ने तोड़ दी, या फिर क्लाइंट के एंड पे नहीं नजरों में है, उसके किसी बंदे ने तोड़ दी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है, वो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट वहीं पे जीरो हो जाती है। कुछ ऐसा हुआ कि आपका भारी लॉस होने लगा, कोई महंगा आइटम है, कुछ ऐसी चीजें हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट
प्रॉफिट में जाने लगता है, प्रॉफिट कम होने लगता है, मे बी लॉस में जाए। सेकेंडली हमारा वहां पे क्लाइंट के साथ आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारा रिलेशनशिप खराब करता है। तो ये सारी चीजें हैंडओवर लेते टाइम जरूर हैंडओवर साइन कराइए, हैंडओवर लेटर साइन कराइए, ताकि आप सेफ रहो और क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहे। The 9th point is project completion certificate and this is called satisfaction letter also. ये क्लाइंट एंड पे तो कम, हमारे एंड पे बहुत हेल्पफुल होता है। Whenever बहुत बारी होता है कि आपको एक बड़ा, आप स्टार्टिंग कंपनी हो, आपके ट्रस्ट पे किसी ने, आपके कॉन्फिडेंस पे, ट्रस्ट पे किसी ने एक बड़ा ऑर्डर दे दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मान लो आपकी कंपनी स्टार्टिंग है, आपको करोड़ 2 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट मिल गया, आपने उसको, आपके पास करने की कैपेबिलिटी है, उसने ट्रस्ट किया, दे दिया, आपने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, सेटिस्फेक्शन लेटर ले लिया। तो आप जब भी कभी नए प्रोजेक्ट के लिए पिच करते हो, नए प्रोजेक्ट के लिए बात करते हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको, उस कंडीशन में ये होता है कि आपको वो जो लेटर है वो बड़ा वर्थ फेथफुल सामने वाले क्लाइंट के लिए बनाता है कि आपने, आपकी कैपेबिलिटी ये है कंपनी की, बट आपने इस कैपेबिलिटी का प्रोजेक्ट उठाया है, उसको सक्सेसफुली हैंडओवर किया है, तो आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। बहुत सब बारी टाइम में होता है कि कोई भी बंदा, किसी को प्रोजेक्ट मिल जाता है अच्छे अच्छे अमाउंट का, अच्छे स्केल का, बट वो अनफॉर्चुनेटली उसको सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं कर पाता है, बीइंग ए लेबर शॉर्टेज, बीइंग ए पेमेंट, बीइंग एनी। उस कंडीशन में होता है क्या है कि आप, कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ गया, उसमें भी आप लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से भी अगर आपका प्रोजेक्ट छूट जाता है, तो ये एक सामने वाले के पास हमेशा दिमाग में क्लिक करता है, आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया तो है, लेकिन आपने क्या कंप्लीट किया है। तो ये उसके आंसर का, ये उसके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर होता है कि आपने किसी भी कंपनी को वर्क ऑर्डर या परचेज ऑर्डर दिया और साथ साथ उसको सेटिस्फेक्शन लेटर या प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया, तो उससे आप बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाते हो, आपने प्रोजेक्ट इतने बड़े का स्केल का लिया और सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो आप कैपेबल हो इस टाइप के प्रोजेक्ट करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज होती है, और स्टार्टिंग एज पे जो बंदा, जो स्टार्टअप है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा ये काम करता है। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट और सेटिस्फेक्शन लेटर डेफिनेटली लेना चाहिए हमें। द 10th पॉइंट इज रिटेंशन अमाउंट। रिटेंशन अमाउंट ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होता है, जैसे जो जितने भी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, कॉर्पोरेट है, उन सब में रिटेंशन अमाउंट होता है। रिटेंशन अमाउंट इज द अमाउंट कि हम एक वारंटी पीरियड देते हैं किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे हमने एक इंटीरियर का प्रोजेक्ट लिया, उसमें हमने बोल दिया कि 1 साल की वारंटी है, एक XYZ किसी भी काम के लिए। उस काम के लिए आपका 5% टेंटेटिवली जो होता है, ये डिपेंड भी कर सकता है, किसी में कम हो या बेसी हो, जनरली 5% होता है, और इसका टाइम पीरियड 6 मंथ से 1 साल के आसपास का होता है। जनरली हम लोग 1 साल का गारंटी पीरियड या वारंटी पीरियड देते हैं। तो टाइम पीरियड 1 साल का होता है, 6 महीने से। तो इस पीरियड तक जो आपका टोटल अमाउंट का वैल्यू होता है, उसका 5% कंपनी होल्ड करती है, होल्ड करके अपने पास रखती है, ताकि अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको रेक्टिफाई कराते हो। बहुत बारी होता है आफ्टर सेल सर्विस कम लोग देते हैं, आपने अच्छा प्रोजेक्ट किया, टाइम से किया, आपने उसमें खराब चीजें लगाई, वो खराब होनी शुरू हो गई, तो क्लाइंट उस सेफर साइड के लिए रखता है कि आप अच्छी चीजें इंश्योर लगाओ, और कल को खराब होती तो आप उसको रेक्टिफाई करके दो। अगर आप रेक्टिफाई करके देते हो तब तो आपका रिटेंशन अमाउंट वापस हो जाता है, अदरवाइज वो किसी थर्ड पार्टी से काम कराता है और आपके रिटेंशन अमाउंट से वो पैसा कट जाता है। जनरली कटता ही नहीं, पूरा पूरा 5% मरता है। क्लाइंट 4 लाख रुपए आपका होल्ड करके रखा है, उसने अगर 50,000 रुपए के काम किया ना, उसमें बोलेगा आपको, जी मैंने, आपने तो रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने 4 लाख का काम आपका रेटिफिकेशन दिस था, मैंने किसी और पर्सन से कराया, आपका कोई अमाउंट नहीं, सारा जीरो हो गया। तो हमारी कंपनी, हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ी ताकत है, आफ्टर सेल सर्विस। जो भी आज के टाइम में बिग शॉट आपको बड़ी कंपनियां नामी गिरामी दिख रही होंगी, उनका प्रोडक्ट जैसा मर्जी हो, लेकिन उनकी जिसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होती है, कोई कंप्लेन होती है वो इमीडिएट रेक्टिफाई होती है, कस्टमर उनकी सर्विस अच्छी होती है, तो वही चीजें अच्छी टिकती है। तो आफ्टर सेल सर्विस हमारी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए रिटेंशन अमाउंट रुकता है, और उसको सर्विस दोगे आप तो आपका रिटेंशन अमाउंट वापस हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स है, रिटेंशन अमाउंट का भी एक पेपर साइन करा लीजिए, सो दैट आपका जो 5% फंसा पड़ा है वो आराम से निकल जाए। और सारी चीजें करते रहिए, जो भी रेक्टिफिकेशन है, कोई कंप्लेन है, वो सारी चीजें रेक्टिफाई करके उससे जरूर साइन लीजिए। मेल पे अप्रूवल ले लो, व्हाट्सएप, ज्यादातर व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल है, बट प्रेफर करो मेल पे अप्रूवल हो, कुछ नहीं होता उनकी तरफ से तो आपने जिस एक्नॉलेजमेंट इन्फॉर्मेशन देना है, एक मैसेज देना है, सर आपकी तरफ से एक क्वेरी रेज थी, आपकी तरफ से एक कंप्लेन थी, हमने इसको रेक्टिफाई किया, दिस डेट में आपको सक्सेस आपका कंप्लीट हो गया। तो उससे आप ऑथेंटिक होते हैं, कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप रिटेंशन अमाउंट आपको लेने के लिए लीगली और इलीगली दोनों वे में आप तैयार होते हो। सो गाइस, दिस इज द पॉइंट विच वी शुड, ये क्लॉज है जो हमें अपने लिए जरूर रखने चाहिए जब भी हमारा पेपर साइन होता है। तो ये सारी पॉइंट जरूर डालो जो कि आपकी कंपनी के लिए like to explain the
I would like to explain the causes for clients, which includes in the which should be included in the contract. So specify my first point is specify the scope of work and deliverables. इसमें हम फ्रेंड्स ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसमें हम पूरा अपना वर्क मेंशन करते हैं, जो भी हमारा काम है और जो भी हमें काम करना है वो अगर हम मेंशन करते हैं तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है कि आपको ये चीज़ें करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलता है आपको टेबल बनानी है, तो टेबल बनाते बनाते कई बार ऐसा होता है वो बोल देता है कि मैंने प्रोजेक्ट से पहले बात करी थी कि आपको चेयर भी बनानी है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और अपना रिलेशन क्लाइंट के साथ अच्छा मेंटेन करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें, जो भी अपना वर्क है, क्या करना और क्या नहीं करना, वो चीज़ें हमें प्रोजेक्ट के अंदर मेंशन करनी चाहिए और अपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन करनी है, ताकि इन केस अगर फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको स्पेसिफाई कर सकें। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड पॉइंट, पेमेंट शेड्यूल मैचिंग टू द डिलीवरेबल्स, मैचिंग एंड डिलीवरेबल्स। इसमें ऐसा होता है, कई बार ये बेसिकली होता है डिजाइनर्स के लिए, जैसे कई बार वो डिजाइन करते हैं और मीटिंग होती है क्लाइंट के साथ, कई बार क्लाइंट को पसंद आ जाती है, फिर उसके बाद वो फोन पे मना कर देता है कि मुझे ऐसा नहीं करवाना, और उसको उसका डिजाइन मिल जाता है। फिर उस चीज को अवॉइड करने के लिए और वो चेक करने के लिए हम बेसिक सा कोई डिजाइन लेके जा सकते हैं अपने क्लाइंट के पास और उससे डिस्कस कर सकते हैं, और उसके इंटरेस्ट को देखने के लिए हम उससे एडवांस की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं कि अगर जो भी आपका क्लाइंट होगा, अगर वो उसे काम करवाना होगा तो वो आपको एडवांस देने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। वो हमेशा आपको एडवांस देने में, मतलब अगर वो एडवांस देता है आपको तो उसकी सीरियसनेस और ये सारी चीजें दिखते हैं कि हाँ क्लाइंट काम करवाएगा, और बाकी जो भी होता है वो आप अपना एक पेमेंट का मेथड फॉलो करेंगे, शेड्यूल फॉलो करेंगे। 40% मैं काम करने से पहले लूंगा, 40% काम काम के मिडिल में लूंगा, 20% काम फिनिश होने के बीच काम फिनिश होने के बाद लूंगा। तो ये चीज़ अगर हम फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें भी काफ़ी अच्छी होती है, और ये अगर हम डॉक्यूमेंट में मेंशन करते हैं तो भी बेनिफिशियल होती है। एंड माय थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ रिविजन्स। ये भी बेसिकली डिज़ाइनर्स के लिए ही होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप क्लाइंट के पास डिज़ाइन लेके जाते हैं, काम हो रहा होता है, काम स्टार्ट होने वाला ही होता है, क्लाइंट्स बोलता है मुझे ये पसंद नहीं है, आप इसके अंदर ये चेंजेस करो। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में ये मेंशन कर सकते हैं कि हम 2 बार से ज़्यादा कोई इसके अंदर रिवीजन नहीं करेंगे। अगर हम उससे ज़्यादा रिवीजन करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि आप क्लाइंट को टाइम तो देते थे कि इस टाइम पे आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, इस टाइम पे ख़त्म करेंगे, बट यही सबसे बेसिक रीज़न होता है जिससे हमारा वर्क भी डिले होता है और वो एक्स्ट्रा भी बढ़ता जाता है। तो इससे हम अपने कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो हमें स्टार्ट करने रहते हैं, बाद में हम उसमें भी डिले हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें मेंशन करके चलनी चाहिए। मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, स्टार्ट डेट एंड हैंड ओवर डेट। ये चीज़ें भी स्टार्टिंग डेट और हैंड ओवरिंग डेट हमें हमेशा मेंशन करनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, और ये एक्नॉलेजमेंट भी देता है टाइम के। इसमें टाइमलाइन भी वो सेट हो जाती है कि जैसे अगर आप कोई सा भी काम स्टार्ट करते हैं, इस डेट को स्टार्ट कर रहे हो, इस डेट पे फिनिश करने जा रहे हैं। और इसमें हमेशा अवॉइड करिए कि आपका क्लाइंट कोई रिवीजन ना करे। अगर वो रिवीजन इसके अंदर करता है तो हमेशा आपका काम जो है वो एक डेट से जैसे आपने 2 तारीख का टाइम दिया हुआ है वो 10 तारीख या 20 तारीख में कन्वर्ट हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि क्रिटिकल सिचुएशंस होती है, जैसे हम अभी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं कोरोना वायरस वाले, तो ये चीज़ें भी हमें उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन करनी चाहिए। अगर जैसे ऐसी सिचुएशन आती है तो भी हमारा काम डिले हो सकता है। तो ये चीज़ें अगर हम मेंशन करके चलते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा होता है, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसे डॉक्यूमेंट में अपने मेंशन करके ही चलें। एंड परमिशन ऑफ वर्क एंड इट्स स्कोप। Before starting our works, we should always see which kind of permission our client has taken from the authorities. अगर ये चीज़ें हम पहले ही चेक कर लेते तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट पे क्लाइंट हमारे ऊपर डाल देता है। तो इससे बढ़िया रहता है कि ये जो परमिशन वाली जो भी चीज़ें होती हैं कि क्लाइंट को हमारे लीगल परमिशन लेनी है, तो हमेशा ये चीज़ें ना हमें क्लाइंट पे डाल देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन अस। क्योंकि जिस एरिया में क्लाइंट आ रहा है उसको सबसे अच्छा पता रहता है कि कहाँ से उसको परमिशन लेनी है और किस किस से लेनी है परमिशन। तो इससे ये होता है काम भी डिले नहीं होता हमारा और जल्दी फिनिश भी हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी स्टॉपेज। एंड माय 6th पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्ट एंड
डिजाइनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें डॉक्यूमेंट में मेंशन करनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जिससे अगर कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो वो हमारा एक और रीजन बन जाता है डिले होने का। जैसे अभी कुछ काम क्लाइंट कुछ काम डिजाइनर को करना है, तो अगर डिजाइनर ने उसकी जगह पे डाल दिया कि आर्किटेक्ट से पूछना पड़ेगा। अब ये चीजें अगर हम पहले ही डिस्कस करके चलते हैं तो हमें बाद में कोई इशू नहीं आता। एंड 7 पॉइंट इज ट्रैवल कॉस्ट एंड होटल एंड फूड। ये भी मेनली आर्किटेक्ट के लिए, आर्किटेक्ट और डिजाइनर्स के लिए ही होता है। अगर कई बार ऐसा होता है आपका वर्क आउट ऑफ जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके कहीं बाहर जो लेके जाता है क्लाइंट आपको, ये कंसल्टेंसी को लेके जाता है किसी भी कंसल्टेंसी को, तो उसका जो भी अकोमोडेशन का वो खर्चा होगा वो क्लाइंट वेयर करेगा या हम वेयर करेंगे। ये चीजें पहले ही डिसाइड हो जाती है तो भी मिसकंसेप्शन नहीं होते। तो बेटर रहता है कि ये चीज़ें हम पहले ही डिसाइड करके चलें कि कौन कैसे लेगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देखें, कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे देखें, तो उसको ये चीज़ हमेशा डिसाइड करनी चाहिए कि उसके लेबर के लिए वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है, डिज़ाइनर्स भी कई बार ऐसा होता है कि उसको साइट्स पे ही रह के सारी चीज़ें देखनी होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है या नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें पहले ही कंफर्म करके चलनी चाहिए ताकि बाद में कोई इशू क्रिएट ना हो और वर्क हमारा टाइम टू टाइम फिनिश हो जाए। And my eighth point is right to print and publish. Again, this is also for architect, designers, and it is also considered for contract too. कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं जो भी मतलब जो काफी क्रिएटिविटी के साथ हम फिनिश करते हैं, जिसमें काफी हार्ड वर्क होता है, और हम सोचते हैं कि ये चीज हमें अपने पोर्टफोलियो में लगानी चाहिए या फिर हमें वेबसाइट पे डालना चाहिए या अपने वर्क प्रोफाइल में लगाना चाहिए, कोई भी हुआ एक्स वाई जेड। तो ये चीजें अगर हम पहले ही परमिशन ले लेते हैं अपने क्लाइंट से काम स्टार्ट करने से पहले कि हम ये चीजें अपना काम फिनिश करने के बाद अपनी ये पिक्चर वगैरह क्लिक करेंगे, तो वो अगर कोई इन केस इन फ्यूचर वो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट लीगल इशू कर देता है उसके लिए, तो वो चीज़ें हम अगर पहले ही करके चले तो बेटर रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि कमर्शियल कंपनीज जो होते हैं, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट हम करते हैं उसके अंदर वो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, फॉर्म्स होते हैं, वो अलाउ नहीं करते कि कोई उनके वर्क स्पेस की पिक्चर क्लिक करे। तो ये चीज़ें हमें पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए हमेशा। एंड एग्जिट कॉल्स हमेशा ये चीज़ें हमें मतलब ये इसके अंदर हमेशा मेंशन करके चलना चाहिए कि अगर हमारा क्लाइंट हमसे ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है, जो एग्रीमेंट में चीज़ें लिखी हुई है वो चीज़ें नहीं फॉलो कर रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा एग्जिट कॉल्स को मेंशन करना चाहिए कि अगर हमारा क्लाइंट हमसे ढंग से बिहेव नहीं करेगा तो हम किसी भी टाइम पे प्रोजेक्ट को एग्जिट कर सकते हैं। अगर हम ये 9 पॉइंट क्लाइंट के बेसिस पे फॉलो अप करें तो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है और क्लाइंट के लिए भी बेनिफिशियल होता है और कंपनी की ग्रोथ के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू of the documents. The first point is the patient's main purpose is just not to maintain the healthy relationship with client, parallel keeping the payment secure. अक्सर बहुत बार ये होता है कि when we what happens is like it is not only about satisfying our clients with all the proper documents. Instead, for example, for example, what happens that in our stream, works are only referred to as word of mouth. Even if you are having any flaws in your works, but you should keep that in mind that your work, the relation that you are keeping with your client should be very healthy, and only then the client can refer you to many other clients. So the documents help in keeping the healthy relationship with clients. And also बहुत बारी ये भी होता है कि at the end of the project जब clients, sometimes it also happens that there are certain conflicts with your client, and then you end up landing that whether you are not having your proper manpower or anything like that, but still you need to tackle that very swiftly and very smoothly, and help to just keep yourself connected with the client very smoothly and to maintain a healthy relationship. So to just boom in your business, you need to have a very good PR with your client. The next point is the positive cash flow in the company. The negative cash flow is the biggest reason to shut down for a company. So by proper documentation, you can track your pending payment dues and make plan how to get them. The next point is success and failure project report.
This way, we can identify the exact reason of our success and failures. On the basis of this, we can make the plan for future. There are many a times when you do not know, like once you are initiating your project, you do not know whether your project is going on a positive side or on a negative side. There are certain times when you just you crave for getting into new projects, and then you lose your interest with your older ones. So keeping documents, it has both positive as well as negative cons also. So it is always important that once you have taken your project, you should complete it till the end, so that there shouldn't be any kind of failure to your project. So the next point is safe for payment. Well, yes, the documents, keeping documents, maintaining documents, whether is it BOQ for your material qualities, or for any kinds of documents that you and your client are signing between each other. So these are very safe. And yes, even if you land up in any kind of legal issues later on, you should always keep in mind that just to avoid any kind of last mitigations that you and your client may end up to, always look forward for the positive aspect. Try to convince your client so that you do not land up in a failure of your completion of your project. So just because one failure will end up landing up to many failures. So always make sure that proper documentation is like really very important. And then healthy relationship with client, whether you're going on a positive side or a negative side. And it also would help you to just in your further reference projects, whether you are going in your forward in your future, the projects which you're coming up with. So you'll be knowing what all loopholes you had in your previous projects, and you will try to just avoid those. So these were the pros and cons of the documents. So guys, with this we are ending up our presentation. And now we can start up with the open discussions. Yeah, so Rohit ji had a question. Difference between PERT and DANTT. Hearing this for the first time. Rohit ji, would you like to just ask again? So I've actually heard PERT for the first time. So can you elaborate on that? Yeah, just before our presentation, Yogesh ji was like quite excited to answer about this. So Yogesh ji, can we have it from you? No, in fact, I'll say only one thing. PERT is one technology. If we maintain that, there's one theory how to manage our projects. And this is actually an architectural study. And I believe a lot of good architects who's doing a great project, they are maintaining with this theory only how labor are. It's basically broken down to labor hour, and then with the use of labor hour, we are able to maintain कि किसी project को करने में, किसी work को करने में कितना labor hour required है, and उतना labor hour sanction करके properly पूरा chart बनाया जाता है, and उसके अंदर से there's something like much more like I think. Smita, I Yeah, would like to say something on this. Yeah, please. So we are talking about difference between the Gantt chart and the PERT chart, right? Yeah, PERT chart. Right. Okay, so basically both of these they are their tools, or they are work charts made for any project. But the only difference is PERT chart is on a much broader level of the project, where it is made considering all the aspects of the project and their the interrelationships of each task of the project. So in Gantt chart, so in PERT chart, this is what we focus on: the interrelationship of various tasks of the project and how they affect each other. Whereas you can say that the Gantt chart is the drill down of the PERT chart, where it focuses on the primarily the time required for various tasks to be done in the project. Hello, sir. Good Yeah. evening. Myself, Sfiti, and actually, PERT chart is PERT and CPM critical path method. These are the two methods which we learn in project management process to assess the project days and attain the lump sum amount of days and the material to be attained for the process and the project. And this gives us a overview for our project
so that we can divide and distribute the work accordingly. And if we lapse in some days or something, or the project is delayed by something, so we can cope up with that process. So PERT is the simplified graph or something which gives an overview of a project days. Great, great. This exactly. Shall I add, Anilji? Yeah, Deepak ji. Deepak ji, go ahead. Sure. This is an actually a Gantt chart or a bar chart, but whatever the Anil is showing right now, this is a bar chart. Is overview of the abstract portion of PERT chart. Yeah. Means Exactly. PERT is a interconnection link between different activities. PERT is that, and Gantt is the complete a bar chart with overview of the project. So Right. that is the major difference between PERT and Gantt. Both are interlinked, but PERT is more into detail into scheduling. Means we can interlink the activities, and that is the actually a PERT chart. This is not a PERT chart; this is a bar or Gantt chart. Exactly. bar chart. This is something, यही है चीजें जिससे हम अपनी चीजों को एक ट्रैक कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था टाइम से स्टार्ट हुआ है नहीं, जिसको फिनिशिंग डेट थी. So what I wanted Actually, to मेरे को लगता है रोहित जी, I'll interrupt in between क्योंकि हम फिर उलझ जाएंगे एक ही सवाल पे. हम लोग यही बोल रहे हैं कि एक PERT चार्ट का अलग से एक पूरा का पूरा वेबिनार लेते हैं. Let's do it's a very interesting thing. The PERT बहुत chart is बड़ा a है. depth वाला thing. अभी आप इतना समझ लो, it is one chart which is prepared to evaluate the timeline of the proper procedure, how to all I'm saying is that do the PMC agency professionally submit this to the client? PERT chart. Yes. Yes. if it required. Yes, and No, more When- and, if especially I when may it is not required, we have to submit. Means Yes. as a professionals, we have to submit. Yeah. when especially when we are working on any commercial project, Rohitji, definitely this kind of charts are made for work schedules and submitted to all the stakeholders. In fact, not only the client but the architects, contractors, everyone's kind of a yes is there, agreed upon this chart by everybody, and that's how then the entire monitoring activity is done basis this chart, which is decided at the start of the project. Okay. Absolutely right. Actually, Deepak ji had written something. Okay, Deepak ji, He go had ahead. written we mostly used MSP or Primavera. MSP is very user friendly or generate very good reports. Primavera mostly used for international projects and for bigger projects. I have given the answer of the Deepak ji, would Rohit you- actually. I have given the answer of Okay, Rohit okay. actually. Rohit have raised some queries on MSP. Deepak ji, even like I personally do not know about this Primavera and MSP. Could you like to Yeah, right. could you I- elaborate on this, please? Yeah, MSP is Microsoft project which we will use for making a schedule or tracking the even preparing and tracking the schedule cost. And Primavera is a little bit on a higher version, but it's not actually we not use in India mostly. We use mostly for international projects or for bigger projects. Microsoft is easy to understand actually. So it's we mostly use in India. It's a micro. Ritesh ji, would you like to say something on this? Yeah, when we are talking on the MSP, Microsoft projects, the Microsoft projects has the capability when you do any bar chart and scheduling properly there, and you can put up some resources. Resources is nothing but the whatever the requirement for that particular activity. Just take the example of tables or any walling. Okay, if any wall required the bricks and cement sands, the material, if that activity is continuing for 2 months, okay, and if you put for one unit what is the total material requirement, it give the timeline wise, means daily how much material will be required on your speed. So that capability MSP or Primavera they have. Thank you, Ritesh ji. Yogesh ji. What? I thought since actually there are no other questions. Okay. See, guys, I believe there are a lot of questions should be raised about this because this is the documentation. This is one of the basic point we should all understand that after the lockdown, there is a lot of chances that we will be losing a lot of clients because we have not maintained a proper documentation. We have not made a proper sign up things. We have not done calculations. Like for example, if the PERT chart was made,
For example, it was submitted to the client. So we could have like analyzed how much gap was there. So for example, 2-month gap has been done. So we can say that this 2-month gap has been done. Either you involve more labor and we can finish up the project. So or like we can calculate things. So that is how these charts could have helped us a lot for a micro level projects which we are doing right now. See, macro level they are already doing it. For example, the Hero Honda project, for example, Nagmaji's bigger commercial project, they are doing it. But we as a small level project, we don't do. We normally don't maintain this. And in fact, we don't have resources to do it. So if we start maintaining these kind of small things, it will be very beneficial in the long term. That is what I can say. यस योगेश जी, बेसिकली क्या है कि अगर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ चलते हैं ना, तो हमें फिंगर पे 4 पेपर की स्टडी के बाद ही पता लग जाता है कि क्या हमारा ट्रैक पे है, क्या ट्रैक से बाहर जा रहा है, किस चीज पे हमें मैन पावर बढ़ानी चाहिए, किस चीज पे फोकस करना चाहिए, किसके लिए नई स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम कर रहे हैं तो सारी चीजें ट्रैक करना काफी हेल्पफुल हो जाता है और काफी इजी हो जाता है। अदरवाइज हम एक चीज में इतने उलझे होते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसपे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो हाईली प्रायोरिटी पे होता है हम उसी को ध्यान देते हैं और छोटी छोटी चीजें उसमें मिस होती है, वही एक फेलियर रीजन बनता है प्रोजेक्ट। तो Anil ji, question to you: what are the documentation we built with the client? What is the legality of this? जैसे हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि हम ये चीजें कर रहे हैं। इसमें हम कुछ कंपनियां होती हैं जो बड़ी फॉर्म होती है, वो लीगल वे में कुछ पेपर भी तैयार कराती हैं, जैसे एफिडेविट होता है, वैसी चीजें भी होती हैं जो बड़े प्रोजेक्ट में। बट अगर हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट में भी हैं तो इसमें एक लीगल एक ऑथेंटिकेशन होता है कि चलो हम एक दूसरे की चीजें, जो कल को क्लाइंट किसी भी चीज से मुकरता है तो उस पर लाइबल होता है कि हम लोगों ने ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक दूसरे की समझ के साथ, एक दूसरे की अवेयरनेस के साथ ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी और ये अप्रूव हुई थी। तो कल को हमें कोई भी लीगल एक्शन लेते हैं, ये पेपर बहुत जरूरी होते हैं। आप लोगों की ये वोरल डिस्कशन थे या कोई पेपर वर्क था, दिस इज वेरी हेल्पफुल। अगर हम प्रोजेक्ट को मतलब पेमेंट या किसी और चीज के लिए लीगल वे में जाते हैं तो काफी हेल्प करता है। दिस इज द लीगल। एक अभी मान लो कोई क्लाइंट ने कोर्ट में डाला, क्या उसका स्टेटस रहता है? सॉरी, अभी किसी ने हार्नर ने किया, मान लो क्लाइंट ने आपसे यू नॉट हार्नर, व्हाट इज गिवन टू यू हिम, इफ इट गोस टू कोर्ट, व्हाट इज अ स्टैंड फॉर अस? Can I add something just before we move on? I would just like to add one point on what Ram Babuji asked. Of all the documents that we've spoken about, a purchase order or a work order which is released by the buyer, or you can say the company on their letterhead, it does, as far as I know, it does form a contract once it is signed by both the parties, accepted and signed. So it does stand in the court of law if there is any violation of the terms and conditions that are laid down in a purchase order or a work order. Rest of all the other documents which you have spoken about, like the charts, the review reports, or the minutes of the meeting, can act as corroborative evidences to prove whatever point that you are trying to prove, if there is a legal case. This is what is as per my understanding. Vishwadeep ji also wants to say something. Yeah. हाँ अनिल जी, मैं ये कह रहा था कि ऐसे कि सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने परफेक्ट कर लेते हैं, करते ही हैं, जनरली कंपनी करते हैं, जो आपने बताया। जो नहीं करते हैं तो अब प्रैक्टिस में आ जाएगा जो सिनेरियो है। मेरा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, उसमें पेमेंट एक इशू आता है, इतने सारे पेपर वर्क करने के बाद भी जो पेमेंट डिले होता है, फिर भी आर्किटेक्ट और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स कंटिन्यू काम करते हैं। तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दैट गैप, पेमेंट गैप, बिकॉज सिचुएशन अलग, ये सप्लाई नहीं आएगी, पेमेंट नहीं होगा, तो कैसे मैनेज करेंगे? ओके, गॉट इट पॉइंट। दिस इज द थिंग कि देखो मेन है कि हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उसको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और उस सर्विस के जो पैसे हैं, जो भी खर्चे हैं, जो भी चीजें हैं, वो क्लाइंट से ही हमें लेनी है। तो हम जैसे क्लाइंट को एक जो हमारा पेमेंट टर्म है, शेड्यूल, पैरेलली जिस चीज में जैसे जैसे हमारी चीजें डिलीवर होगी वैसे वैसे उसके अगेंस्ट उसकी पेमेंट आती रहेगी। तो कभी कभी क्लाइंट ना इस चीजों को अवेयर नहीं होता है कि यार मेरे को तो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद पैसे देने हैं, जब खत्म कर लेंगे तब। तो जब हम ये पेमेंट शेड्यूल उसके पैरेलल के साथ, डिलीवरेबल के साथ बनाते हैं, तो उसको ये पता लग जाता है कि मेरे को कब पेमेंट अरेंज करनी है। बहुत बारी सर सियाने शेड्यूल बनाते हैं,
कि हमारा इलेक्ट्रिकल का कंड्यूटिंग खत्म हो जाएगा, हमारा ये अमाउंट है, हमारी फ्लोरिंग खत्म हो जाएगी, ये अमाउंट है, पार्टीशन खड़े हो जाएंगे, ये अमाउंट है। तो ये रनिंग पेमेंट के तहत अगर कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो उसकी स्टेज वाइज हम पेमेंट की रखते हैं। जो ही आपके पास पेमेंट नहीं आती है, मैं प्रेफर करूंगा सर उसको क्लाइंट को इंसिस्ट करो और उसके बाद फर्दर चीजें उसको प्रोवाइड ना करो। एंड ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब आपका पैसा बहुत ज्यादा फंस जाता है क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, आप में 20 अननेसेसरी कमियां गिनाता है और वो चाहता है कि वो एक बार उसके पास चीजें आ गई तो वो धीरे धीरे करा लेता है। आपको पता लग रहा है कि क्लाइंट की एंड पे 50 लाख रुपए फंस गए और साइड पे काम बचा है 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का वो किसी थर्ड पार्टी को पकड़ेगा, 10 की बजाय 15 लाख रुपए दे देगा, तो 35 लाख रुपए बचाने के लिए पड़ जाएगा आपके पीछे, और आप में बहुत सारी कमियां और आपको बहुत सारे फोन कॉल आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये सारी चीजें हैपन होती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए लास्ट अगर आपको 5%, 10%, 15% बच रहा है ना क्लाइंट का और काम अपने अच्छे से कर दिया, तो हैप्पीली वो दे देता है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इसीलिए पेमेंट स्ट्रेटजी हम बनाते हैं डिलीवरी के हिसाब से कि जैसे जैसे हमारा काम चलता रहेगा वैसे वैसे काम दो और क्लाइंट से पैसे लो और उसको ये इंश्योर करो कि सर मेरे को बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए, मेरे को कोई 60%, 70%, 40% नहीं चाहिए, आप 10% का ही स्टेप ले लो, 10% हिसाब जितना आपको मैं काम करके देता हूँ उतनी पेमेंट करो, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मत दो। क्लाइंट को भी बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है और वो आराम से पैसा देता है। इन केस कंसल्टेंट को भी चाहिए एक प्रीमियरी विजिट हो, साइट विजिट सर्वे करके आ गया, उसके हिसाब से बेसिक लेआउट प्लानिंग कर लिया जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। देन हमने एक बना लिया कंसेप्ट प्रेजेंटेशन। तो आप कंसेप्ट प्रेजेंटेशन है, कंसेप्ट के बाद सारी चीजें फाइनलाइज होती है, फिर टेंडर ड्राइंग होती है, फिर फाइनल ड्राइंग होती है, फिर बाद की सुपरविजन बनती है। ये 5-6 स्टेप में आप अपने पैसे को कैटेगराइज कर सकते हो, 10%, 20%, 30%, 10%, व्हाटएवर जो आपकी कंफर्टेबिलिटी लगती है क्लाइंट के साथ, उस हिसाब से बना लो। क्लाइंट को छोटा छोटा पैसा देना, जैसा काम वैसा पैसा देता रहेगा, उसको भारी नहीं लगेगा। जो ही आप उसे 60%, 50% मांगने की कोशिश करोगे वो नहीं देगा, और एक बार आपको पैसा दे दिया तो उसके बाद आपको वो चाहेगा सारी चीजें मेरे पास आ जाए। और बड़ी इंडस्ट्री है सर, एक हमारा सर्वे है इन अवर इंडिया कि मुंबई की जो कोर टीम आर्किटेक्ट की है और इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों ने सर्वे किया था, टोटली यू विल बी शॉक्ड, टोटली 5% ऑफ द रेशियो प्रोजेक्ट, जो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5% ही लोग हैं जो आपसे काम कराते हैं, उसकी पैसे देके काम कराते हैं, उसका पैसा मिलता है। 95% सिर्फ आपसे एडवाइस ली जाती है, ड्राइंग ली जाती है और फिर आपको किक आउट कर दिया जाता है, उसके बेसिस पे ही काम होता है, लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिलती। दिस इज द सिनेरियो बिगेस्ट। इंडिया में इस हालत पे आ गया कि 95% लोग आपका पैसा मारते हैं, 95% प्रोजेक्ट में मरता है। आपका पैसा सिर्फ आपके आइडियाज लिए जाते हैं, आपकी चीजें सारी चीजें ली जाती है और उसके बेसिस पे वो देसी कॉन्ट्रैक्टर पकड़ के उसे काम करा देता है। नॉट 100% चीजें मिलती हैं, वो 60-70% तक वो चीजें अचीव कर लेते हैं, फोटो दिखा के 3D व्यू दिखा के वो चीजें बन जाती है, डजंट नीड एनी जीएफसी से। तो इसीलिए हम छोटे छोटे पेमेंट स्टेज बनाए ताकि पेमेंट आपका फंसे ना और आपका प्रोजेक्ट और क्लाइंट दोनों सिक्योर। Thank you. I would like to add one suggestion in this regard, is that as we've seen that we can make a chart which will exactly tell us that what work will finish on what date once we have a start date of a project. So basis this chart you can also prepare a cash flow which will show that as per your payment terms and as per the schedule completion of the work, when how much amount of money would be required or will be due to be paid to you. So you can also submit this kind of a cash flow to the client right in the beginning, so they have an idea as to tentatively when what amount of money may be required to be paid to you. So that also Anil ji, Yes. you were talking about that MSME, even if you would like to add points on that. या एक गवर्नमेंट की तरफ से एक MSME एक सर्टिफिकेट है जो काफी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। MSME एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसमें कोई रिन्यूअल चार्जेस या फिर वैसा कोई भी हमेशा उसमें कोई भी रिन्यूअल या वैसी चीजें की रिटर्न की जरूरत नहीं होती है। MSME बड़ी हेल्प करता है कि अगर आपकी कोई भी पेमेंट और ये सारी चीजें आपने पेपर वर्क अच्छे से कंप्लीट किया है और ऑर्डर है और आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट या हैंडओवर सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद भी अगर क्लाइंट आपका कोई पेमेंट रोक रहा है, नहीं दे रहा है, इन केस अगर आप उसको पेमेंट रेज करते हो 45 दिन के अंदर विद द सर्टिफिकेट, क्लॉज होता है कि 45 दिन के अंदर उसको पेमेंट दे देनी है। अगर 45 दिन के अंदर नहीं देता और आपने कोई कंप्लेन रेज करते हो तो गवर्नमेंट आपका पैसा निकालने के लिए इन्वॉल्व हो जाती है।
बड़ी अच्छी चीज है। 45 दिन बाद अगर आप उसको कंप्लेन रेज करते हो तो विथ पेनल्टी इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपका पैसा नहीं। दिस इज माय फर्स्ट मीटिंग। तो मेरा जो कहना क्या है कि जब हम ये किसी भी चीज को, जैसे किसी क्लाइंट के सामने प्रपोजल देते हैं, चाहे वो डिजाइनिंग का प्रपोजल हो, चाहे BOQ हो, चाहे कुछ भी हो, तो वी ऑलरेडी मेंशन्ड अवर पेमेंट टर्म्स इन स्टेजेस वाइज। मतलब कि अगर हम 10% काम करेंगे तो हम इतना पैसा लेंगे। आपका प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जैसे जैसे 10%, 20%, 30%, 40%, उस अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोजेक्ट के अमाउंट को भी परसेंट वाइज तोड़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक चार्ट बन जाता है। हमारा चार्ट ये डिस्क्राइब कर देता है कि 10% पे हमें क्लाइंट से 1 लाख रुपए लेने हैं, 20% पे वही 1 लाख हमारा बढ़कर 2 लाख रुपए हो गया, फिर 30% काम कंप्लीशन पे, तो 30% काम कंप्लीशन पे हम उसको स्टेज भी लिख के दे देते हैं कि ये मानना था कि अगर हम लोग इसको शुरू में ही जब हम प्रोजेक्ट लेते हैं तभी हम अपना कैलकुलेशन वो कर ले कि हमको कितने क्या स्टेजेस हमको रखनी चाहिए, दैट इज। और बिफोर फिनिशिंग द प्रोजेक्ट हमें ये टारगेट करना चाहिए कि 90% पेमेंट हमारे पास आ जाए, क्योंकि आज तक मेरे सामने जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा मारने में लगते हैं। मतलब वो चाहते क्या है कि कुछ तो बच जाए, कुछ कमियां दिखा के आपकी कुछ ये है, ये पेंट में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, कुछ करके कि आप मेरा पैसा कुछ वापस कर दीजिए। तो इसमें होता क्या है कि अगर हमारे पास 90% पेमेंट हमारे हैंड में हो जाती है तो हम बहुत ज्यादा लॉस में नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए हम, मेरा कहना ये है कि हमें पेमेंट टर्म्स ऐसी सेट करनी चाहिए कि कंपनी भी लॉस में ना जाए और क्लाइंट पे भी ऐसा प्रेशर ना पड़े कि वो देख के एकदम पागल हो जाए कि भाई कि मुझे एक साथ 5 लाख की पेमेंट देनी है। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा स्टेज ऐसी हल्की रखनी चाहिए कि क्लाइंट की जेब से पैसा आराम से निकलता भी रहे और हमारा काम स्मूथली बढ़ता भी रहे। Thank you. As according to the concern about the payment, we should the terms and conditions on BOQ or MOM, everything, the client will be very much happy about, because the work has to get started. When the work is get started, automatically when he cannot understand the percentage of work what we have told them, 10%, 20%, 30%, 40%. Here, he's only worried about his financial budget and other thing. Until what we say is, we entirely, as an advance, we ask them whether you should make the payment in the designing part. Okay, he has given the designing part. When the work is started, as a contractor or a vendor or a supplier who supply the material, as soon as the material comes to the site, you have to make the payment. He said yes. Once the material has been dumped, something around 15 lakhs or 10 lakhs or 5 lakhs, whatever it is, only the material has come. Let the work get started. Later on, we'll just make the payment. If the 10 lakhs material has come, he releases only 4 to 5 lakhs. To just eyewash that, the particular concern, every time, if we ask 100 rupees, they start paying 60 rupees. Like this, we are also, what I think is, because our relationship is very much not so good, because we have just started with the client. Once the relationship crosses after 60%, here, the architect, interior designer, or PMC, or a consultant, or a contractor, everybody has to have a very good acknowledgement of the client. Everyone should have the pressurize with him for the requirement of the payment or the drawing or the concern, because he is worried about the finalization of the finishing of the project, not about, see, there are 5 people involved in this. He has not bothered about anybody's payment there. He is only worried about this project, what is pending there. This is the condition what we regularly facing from several years. Can I answer this? Yes, please, sir. Chetan ji, I got your point when you are saying. See, I personally said initially I used to lose my money because the client has the same phenomenon. उनको problem क्या होती है? 50% advance देने में कोई दिक्कत नहीं है. 40% जब आप मटेरियल डालते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर प्रेशर होता है, बिकॉज उसको मालूम है कि फिनिश नहीं हो सकता, तो वो जानता है मेरा 50% भी डूब जाएगा, तो 40% तक भी वो दे देता है. मेन प्रॉब्लम, actual problem starts happening the last 10%. This is the actual time frame where the actual problem starts happening. If you are doing a architect project, तो starting के मतलब initial 80% payment तक आपके डिजाइनिंग अमाउंट ही विल बी रेडी. एक मतलब आप बोलोगे इससे पहले चेक साइन कर देगा, बिकॉज ही इज कमिंग टू यू. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट. बट जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, यू आर राइट व्हेन यू सेड कि उसको ये नहीं आइडिया, हम उसको ये नहीं बता पाते हैं कि जो हम क्लॉज बोल रहे हैं 50% कंप्लीशन, तो वो समझ नहीं पाता 50% किसको बोल रहे हैं.
तो बेसिकली वो चाहता है कि उसका 50% अलग एंगल से आता है और हमारा अलग एंगल आता है. दैट्स द बेसिक फर्स्ट वेयर एक्चुअली द थिंग एक्चुअली स्टार्ट हैपनिंग गोइंग रॉन्ग. तो यहाँ पर अगर आप ये लिख देते हो ना कि 50% आपने कुछ उसमें जैसे फॉर ड्राइंग्स है, ड्राइंग आइडेंटिफाई कर दो कि ये काम उसके बाद होगा. थोड़ा सा टेक्निकल चीजें नहीं समझ पाते कि हमारा काम 50%, 70%, 30% वॉटेवर, कि उसको इवेलुएट करें कैसे कि 30% हमारा काम खत्म हो गया. उसको परसेंटेज की बजाय आप उसको स्टेजेस दे दीजिए कि जैसे आपका इलेक्ट्रिकल का काम खत्म होगा मेरे को इतना चाहिए, आपका फ्लोरिंग का काम खत्म हुआ या सिविल का प्लास्टरिंग खत्म हो जाएगा इतना चाहिए, टॉयलेट की सारी फिटिंग फिक्सर लगने के बाद फाइनल वो मान लो छोड़ लो फिक्सर इंस्टॉलेशन से पहले अगर सारी हो गई तो मेरे को इतना चाहिए. फिर वो आपको काम दिखता है, क्लाइंट अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है कि मेरे पार्टीशंस खड़े हो गए हैं तो मेरे को इतना देना है. तो वो 50% 70% में उलझा नहीं रहेगा, उसको पॉइंट वाइज काम गिना. मेरा एक पॉइंट है, मेरा पॉइंट ये है कि जब आप कॉर्पोरेट करते हैं, वैसे मैंने अभी एक गिन्नी फिलामेंट का पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया, तो उसमें कई सारे काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे. मतलब एक काम होगा उसके साथ और कई सारी पैरेलल एक्टिविटी थी जो एक साथ चल रही थी. तो वहां पर आपको बिना परसेंटेज आप शो किए हुए आप पेमेंट नहीं ले सकते. लैंग्वेज विच हैज चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर कि अगर हम अपने हक के पैसे मांगने में शर्म करेंगे तो हम काम ही नहीं कर सकते. और जितना बोल्डली बात करते हो, क्लाइंट कहीं ना कहीं क्लाइंट फंसा हुआ है. हम जानते हैं क्लाइंट का ग्रिप हमारे हाथ में है. सर कितना मर्जी कर लो, अगर फिनिश नहीं किया ना तो उसकी नानी मामी सब याद आ जाएगा पैसे पूरे ना दे तो ही हमें क्या डर लगता है, हमें डर लगता है वो हमारे फेसबुक पे जाके हमें नेगेटिव लिख देगा, हमारा ये लिख देगा. लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना सर, मैं अपनी बात करता हूँ सर, 100% क्लाइंट के साथ पेमेंट के टाइम में झगड़ा होता है, 100% क्लाइंट के साथ. लेकिन मेरे 100% क्लाइंट को मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ फिनिशिंग के बाद, और उसको इतना फिनिश अप कर देता हूँ, इतना अच्छा पॉलिश कर देता हूँ कि वो मेरे गुण गाते फिरता है. तो पेमेंट मांगते वक्त शर्म मत करो और उसके बाद उसका काम बिना के बाहर मत आओ जितना बड़े नुकसान हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा एक पॉइंट और भी था. मेरा ये पॉइंट है, जब हम क्लाइंट्स को जब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, एकदम स्मूथ होते हैं. जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता है कहीं ना कहीं हम डिले करते जाते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी एंड पे, सिविल में हो, फर्नीचर में हो, कहीं भी हो, हम कहीं ना कहीं डिले करते जाते हैं. वो एक डर हमारे अंदर आता जाता है कि सर प्रोजेक्ट डिले हो रहा है. एक पॉइंट डिले होने का मतलब है कई पॉइंट डिले होना, क्योंकि कई सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है. तो जहां हमारा जैसे इलेक्ट्रीशियन डिले हुआ, इलेक्ट्रिकल का काम डिले हुआ, तो हम बहुत सारा इलेक्ट्रिकल का डिपेंडेंसी वाला काम नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह से होता क्या है कि हमारा एक डर आने लगता है. तो हमको लगता है क्या कि किसी तरह पैसा निकल जाए, किसी तरह पैसा निकल जाए, किसी तरह पैसा निकल जाए. तो वो भी एक ये है, ये जेन्युइन है. मतलब हर के साथ होता होगा, मेरे साथ तो होता ही है, मेरे साथ होता है, तो आप लोग के साथ भी. रोहित जी wants to. परफेक्शन आपके काम पे होना चाहिए. पेमेंट उतनी ताकत से बात करें. अगर हम फिनिशिंग, नॉर्मली क्या होता है सर, हमारे यहाँ पर हम लोग लास्ट में ठगने की कोशिश करते हैं. सर इसको प्लीज डोंट टेक भाई, हम चाहते हैं लास्ट में अगर मैं एक चीज पूछता हूँ सर, जो जहां प्रॉब्लम की जरूरत बताता हूँ. प्रॉब्लम कहाँ होती है कि अगर आपने उसको डिलीवर कर दिया ग्लास, और ग्लास 50,000 का ग्लास था, पेमेंट दे दिया, अगर वो ग्लास क्रैक कर गया तो आप चेंज नहीं करोगे, सर चेंज करना पड़ेगा अगर 100% पेमेंट आ गई तो भी, बिकॉज आपकी गुडविल स्टेक पे है. और अगर आपने दे दिया, अगर आपने उसका ग्लास चेंज कर दिया तो वो क्लाइंट एक आपका एग्जांपल बनेगा. आप नेक्स्ट क्लाइंट को आप बोल सकते भैया उससे बात कर ले पहले, आई डिलीवर 100% आफ्टर रिसीविंग माय पेमेंट. तो ये गुडविल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी. बिल्कुल बिल्कुल. और I would also like to add, इस पे ना जो हमारा प्रेजेंटेशन था उसमें अनिल जी had mentioned that just giving a certificate of completion, that there is a satisfaction with the client also. So in that case what happens ki agar if you are just giving a project, so once if you are handing over the entire site and the client also just reviews that and he also signs on that thing ki yes we are like completely satisfied with the work you have done. So once if you are done with that, I don't think so we need to, even if there are some flaws, until and unless physical damage, so we do not need to just do that again. That's what I feel. Yes. एंड क्लाइंट के साथ एक और भी चीजें हैं कि क्लाइंट को पहले ही अवेयर होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट भी चाहता है कि पहले आप काम कर लो फिर पैसे ले लेना मेरे से. और काम करने को टेंडर और आर्किटेक्ट भी ये इनसिक्योर होता है कि अगर हम काम कर दिए तो पैसा नहीं निकलेगा. उस कंडीशन में जनरली क्या कह के चलिए कि सर हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है. क्लाइंट से बिल्कुल स्ट्रेट वे में बोलिए, वी आर जस्ट सर्विस प्रोवाइडर.
आपका प्रोजेक्ट है, आपका पैसा है, हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं सर। तो जैसा आपका पेमेंट फ्लो रहेगा वैसे ही हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस करेंगे। अगर आपका स्लोली रहेगा, आप रोज धीरे धीरे पैसा दोगे कम कम करके, तो वो प्रोजेक्ट की स्पीड भी और डिलीवरी भी वही उसी हिसाब से होगी। तो इट्स डिपेंड कि आप अपने प्रोजेक्ट को कितना अच्छा और कितना जल्दी चाह रहे हो। तो क्लाइंट हमेशा चाहेगा मेरा प्रोजेक्ट खराब ना हो, उसको एक पॉजिटिव चीजें लगती है कि ऑब्वियसली यार ये तो मेरे लिए काम कर रहे हैं, ना कि अपने लिए काम करें। दे आर जस्ट सर्विस प्रोवाइडर, जैसा मैं इनको पैसा दूंगा वैसी मेरी क्वालिटी डिलीवर होगी। तो काफी चेयरफुल उनका फेस देखने को मिलता है whenever I say him कि this is we are just service provider, as you deliver your cash we will deliver your project. और अच्छी डिलीवरी could think of is this brings into light the theory of modularity. No जुगाड़, no चल जाएगा, no हो जाएगा। जो हो सकता है वो होगा, जो नहीं हो सकता वो नहीं होगा। That's it. So I think what I agree completely with you, Yogesh ji, that basically we need to maintain transparency in everything with our client. If we are transparent and if the client sees that yes, we are open to him and transparent and not trying to cheat him of anything in any way, then they will, most of the people will be reasonable. You will always come across some people who are unreasonable or who are out or want to cheat you, but then you can deal with them separately. But majority of the people are not with that mindset. Somewhere during the project when things go wrong from our side is when the relationship starts getting sour, and then at the end of the project, then that's where it affects is ultimately the payment. Because see, even the client has this insecurity that if he pays us everything, we might run away. यानी उसे भी कभी कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंसेस सुने होते हैं उन्होंने, या उन्हें भी कहीं बैड एक्सपीरियंस आया है, तो उसके बेसिस पे दे आर ऑल्सो केयरफुल. सो वी नीड टू फाइंड अ mid way, by way of which our interest and the client's interest is also taken care of. If you are able to strike that chord with the client, then most of the time you will not face any major issues with the payment, is what I feel. Did you like it? I really great. मतलब मुझे बहुत मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों का कि मुझे आप लोगों ने मतलब खासकर मीनाक्षी का कि उसने ये लिंक दिया कि ताकि मैं अपने इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना सर कि हम सब अपनी नॉलेज को इनहैंस कर रहे हैं, चाहे कितनी सी भी, बट इनहैंस कर रहे हैं। और इंसान को जब तक जिंदा है तब तक लर्नर बने रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो उतना बिजनेस नहीं करते, लेकिन हमें लगता है बिजनेस करने का तरीका सीखते हैं। We don't do business here. We learn what are mistakes we are doing in our businesses. So every day. True, sir. True. Right. So sir, let's connect day after tomorrow with a new thing. So day after tomorrow हमारी किसकी मीटिंग है? I think विश्वदीप जी का है ना Saturday. Yeah, it's on 30th of May, Saturday. Jayavant, Kovai and Vishwadeep ji. Okay, हाँ, शायद I think उनका we should take up for the day. Yes, sir. Yes. And चेतन जी आप मुझे आइडेंटिफाई कर देना, because actually मैं आपको नहीं जानता हूँ in term of your name. तो आप क्या करना, मुझे WhatsApp के अंदर सिर्फ पिंग कर दीजिएगा, तो I'll take you there. Okay, I'll just Yogesh do ji, that you right can now. share your contact number also. Yeah, I'll share it again. It's 9818751404. And this number is not my number. This club NPC's number. Okay. 9818751404. Let us start. What is NPC all about? So NPC stands for the National Forum for People of Construction. As the name suggests, NPC is created to build a network with the pillars of the construction industry. This network had been created during the tough conditions when every one of us is under lockdown. Yet, it is a platform where we establish relationship, sharing of ideas, and can help each other in many other ways.